अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हाउस बिल्डिंग वाली वीडियो पे बहुत सारे लोगों ने मुझसे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे, खास तौर पे हाउस बिल्डिंग में टैक्स सिस्टम कैसे काम करता है, या ड्यूरिंग हाउस बिल्डिंग जो हमें पैसे वो बताए जाते हैं उसमें से कितने टैक्सेस डिडक्ट होते हैं, या हाउस बिल्डिंग के बाद की सूरत हाल क्या होती है। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चन है जो मुझे लोगों ने पूछे। मैंने कुछ को तो जवाब भी दिया, कमेंट्स में भी जवाब दिया, इंस्टाग्राम पर भी कुछ लोगों ने मुझसे कॉन्टेक्ट किया, लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँ और आप सभी लोगों को एक ही बार सभी सवालों का जवाब दूं। सभी सवालों का जवाब तो नहीं दे सकता, लेकिन उनमें से मैंने 8-9 जो सवाल बनते थे वो इकट्ठे किए हैं जो सभी से मिलते जुलते हैं। बहुत छोटी मुख्तसर वीडियो लेकिन बड़े काम की, जिसमें से तकरीबन आपके ज़हन में जो भी सवाल होंगे हाउस बिल्डिंग से रिलेटेड और हाउस बिल्डिंग के दौरान जो आपको पैसे कितने मिलते हैं और टैक्स कैसे काम करता है उससे मुतल्लिक आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलता हूँ और आपके सवाल स्टडी करता हूँ और साथ साथ इसके जवाब देता हूँ। पहला सवाल ये है कि जिस तरह आपको पता है हाउस बिल्डिंग के दौरान जो पहला साल होता है, 3 साल की हाउस बिल्डिंग होती है। पहले साल के दौरान पैसे कुछ और मिलते हैं, दूसरे साल से ज़्यादा पैसे मिलना स्टार्ट होते हैं, तीसरे साल से और ज़्यादा पैसे। तो ये कैसे पता लगता है कि पैसे दूसरे और तीसरे साल में कितने मिलेंगे? उसका जवाब ये है कि फ़र्ज़ करें आपको पहले साल में 1000 यूरो सैलरी मिल रही है हर महीने की, तो दूसरे साल से 18% ज़्यादा मिलेगी। 18% से मुराद ये है कि फिर दूसरे साल से आपको हर महीने तकरीबन 1180 यूरो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, और तीसरे साल से 35% ज़्यादा मिलेगी। 35% पहले साल का, तो जो कि फिर बनेंगे तकरीबन 1350 यूरो बन जाएंगे। ये जनरल रूल है, लेकिन ये पॉसिबल है कि किसी कंपनी में, किसी स्टेट के अंदर, किसी सिटी के अंदर ये रूल डिफरेंट हो, यानी कि ज़रूरी नहीं कि 100% ऐसा ही होगा, लेकिन ये जनरल रूल है, ऑलमोस्ट इतना फ़र्क होता है। तो ये आपको ग्रोस सैलरी का पता लग गया कि हर महीने आपको सैलरी पहले साल से, दूसरे साल से, तीसरे साल से कितनी मिलेगी। उसके बाद दूसरा सवाल ये भी है कि अगर फ़र्ज़ करें 1000 यूरो आपको ग्रोस सैलरी मिल रही है हाउस बिल्डिंग पे, तो आपकी जेब में, पॉकेट में पैसे कितने आएंगे? उस पे अगर आपको 1000 यूरो ग्रोस सैलरी है तो तकरीबन 790 यूरो बन रहे हैं जो महीने के आपकी पॉकेट में आएंगे। 7 से 90 यूरो वैसे आज के दौर में थोड़े से कम हैं, क्योंकि बीइंग सिंगल आपको पैसे थोड़े से ज़्यादा पे करने पड़ते हैं। हाउस रेंट काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, ग्रोसरी अब ज़्यादा थोड़ी महंगी हो चुकी है। यह मुमकिन है 790 यूरो में गुजारा हो भी जाएगा डिपेंडिंग अपॉन आपकी सिटी में रह रहे हो, लेकिन इसमें फिर कोई बचत ज़्यादा नहीं होगी। हाउस बिल्डिंग जब आपकी मुकम्मल हो जाएगी और उसके बाद जब आप जॉब स्टार्ट करोगे तो फिर बचत होना स्टार्ट करोगी। वैसे वो भी सवाल है, वो आगे मैं उसका जवाब देता हूँ। तीसरा सवाल ये है जी कि हाउस बिल्डिंग अगर हमने पाकिस्तान से करनी है, B1 का सर्टिफिकेट हमारे पास है, तो क्या चांसेस हैं? हाउस बिल्डिंग की तो रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास जर्मन लैंग्वेज B1 कम से कम होनी चाहिए, लेकिन जितने नंबर ऑफ़ लोग अब अप्लाई कर रहे हैं, और मैं हैरान हो गया पाकिस्तान से इतने ज़्यादा लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। एक मैंने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया, उस पर इतने ज़्यादा मुझे मैसेजेस लोगों ने किए और लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि डायरेक्ट हाउस बिल्डिंग पे पाकिस्तान से जर्मनी आ रहे हैं, बल्कि इंडिया से, बांग्लादेश और बहुत सारे मुख्तलिफ मुल्कों से यहाँ पे आते हैं। तो कंपटीशन ऐसा ऐसा बढ़ता जा रहा है। हालांकि पोजीशंस हैं लेकिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको फिर B1 तो लाजमी करना है, लेकिन कोशिश करें फिर आप B2 लेवल तक करें, यानी कि आपकी जर्मन लैंग्वेज अगर और ज़्यादा अच्छी होगी तो फिर आपके चांसेस और ज़्यादा अच्छे हैं। या आपके जो प्रोफाइल है, जो आपने मोटिवेशन लेटर लिखा होगा, उसे और ज़्यादा अच्छे तरीके से करें। मैंने वैसे इस पर एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक लेफ्ट या राइट पे आ रहा होगा, वो आपको देखिएगा। मुमकिन है उसमें से आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आप अपने प्रोफाइल को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, आप अपनी एप्लीकेशन कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि आप सेलेक्ट हों। उससे अगला सवाल ये है कि IT जॉब जो जर्मनी में है वो बहुत सारी इंग्लिश लैंग्वेज में है, तो क्या कोई IT सेक्टर में हाउस बिल्डिंग भी होती है इंग्लिश लैंग्वेज में? नहीं, जो हाउस बिल्डिंग का कंसेप्ट है ना, वो प्योरली जर्मन लैंग्वेज से बिलोंगिंग है। कोई भी हाउस बिल्डिंग इंग्लिश लैंग्वेज में या किसी दूसरी हाउस लैंग्वेज में नहीं होती जर्मनी के अंदर। उसके लिए आपको जर्मन लैंग्वेज करना लाजमी है। और जैसे मैंने पहले कहा कि B1 का सर्टिफिकेट तो आपके पास लाजमी होना चाहिए। वो भी TestDaF एक इंस्टीट्यूट है या गोथे एक इंस्टीट्यूट है, उनका एग्जाम आपके अपने पास किया हो, लेकिन आप B1 से भी ज़्यादा किया हो तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं। बेशक अगर आपने हाउस बिल्डिंग IT सेक्टर में भी करनी है, या इलेक्ट्रो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, या किसी और दूसरी ऐसी फील्ड में जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स या IT इंडस्ट्री या कंप्यूटर साइंसेज इन्वॉल्व है, उसमें भी हाउस बिल्डिंग होती है, लेकिन हाउस बिल्डिंग होती जर्मन लैंग्वेज में ही है। उसके लिए आपको जर्मन लैंग्वेज करना लाजमी है। फिर नेक्स्ट सवाल है आपका कि हम लोग अगर हाउस बिल्डिंग करने के बाद बैचलर करना चाहें तो क्या हमें स्टूडेंट को लॉग करना पड़ेगा? बैचलर के लिए 13 साल की एजुकेशन चाहिए होती है जर्मनी में, 13 साल की स्कूलिंग चाहिए होती है, और हाउस बिल्डिंग के लिए 10 साल की कम से कम स्कूलिंग चाहिए। हाउस बिल्डिंग वैसे बंदा 10 साल के बाद भी कर सकता है, FSC अगर किसी ने की हो, इंटरमीडिएट किया हो, बल्कि बैचलर्स भी किया हो, मास्टर्स भी किया, उसके बावजूद भी बंदा हाउस बिल्डिंग कर सकता है जर्मनी में। ये रिक्वायरमेंट उसकी है कि कम से कम 10 साल की स्कूलिंग हो, उससे ज़्यादा भी कर सकता है। जो आपका सवाल है कि बैचलर अगर करना है हाउस बिल्डिंग के बाद तो फिर स्टूडेंट का लॉग करना पड़ेगा कि नहीं, वो फिर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बैचलर की रिक्वायरमेंट सिर्फ 13 साल की एजुकेशन है। तो 10 साल की रिक्वायरमेंट थी हाउस बिल्डिंग की,
उसके बाद आपने 3 साल की हाउस बिल्डिंग की है तो ये 13 साल की आपकी स्टडी मुकम्मल हो गई है, तो फिर आप डायरेक्ट बैचलर स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन इसमें ज़रूरी बात यह है कि बैचलर फिर आप उसी फील्ड में कर सकते हो जिसमें आपने हाउस बिल्डिंग की है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी नर्सिंग के शोबे में हाउस बिल्डिंग की थी तो क्वाइट पॉसिबल उससे रिलेटेड जो बैचलर होगा वो आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ अपार्टमेंट में एक लड़की रहती थी, उसने हाउस बिल्डिंग की थी डेंटिस्ट की ना, डेंटिस्ट असिस्टेंट के तौर पर हाउस बिल्डिंग की थी। हाउस बिल्डिंग उसकी मुकम्मल होने के बाद उसने 2 साल एक डेंटिस्ट के साथ काम किया और उसके बाद फिर उसने बैचलर स्टार्ट कर दिया खुद डेंटिस्ट बनने के लिए। तो ये पॉसिबल है कि बैचलर आप कर सकते हो हाउस बिल्डिंग के बाद, फिर वो स्टूडेंट के लोग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल है आपका जी कि हमने इफ़ वी डू हाउस बिल्डिंग आफ्टर एफएससी कैन वी डू मास्टर्स आफ्टर हाउस बिल्डिंग और डू वी हैव टू डू बैचलर्स फर्स्ट। अच्छा, हाउस बिल्डिंग जिस तरह मैंने पहले बताया कि 3 साल की स्टडी है, बैचलर के बाद अगर आपने किया है हाउस बिल्डिंग तो फिर आप मास्टर्स कर सकते हो। लेकिन अगर आपने इंटरमीडिएट करने के बाद यानी कि 12 क्लासेस पढ़ने के बाद या एफएससी करने के बाद इंटरमीडिएट के बाद अगर आपने हाउस बिल्डिंग की थी 3 साल की, तो फिर आप डायरेक्ट मास्टर्स नहीं कर सकते, क्योंकि हाउस बिल्डिंग एक्चुअली रिप्लेसमेंट बैचलर की नहीं है। अच्छा जी, अगला सवाल ये है अगर हमने हाउस बिल्डिंग मुकम्मल कर ली है तो हमारी सैलरी कितनी होती है कि हम अपनी फैमिली को क्या सपोर्ट कर सकते हैं या वाइफ को सपोर्ट कर सकते हैं। तो हाउस बिल्डिंग जो मुकम्मल करनी है उसके बाद आपकी सैलरी तकरीबन 2000 से लेके 2200 यूरो हर महीने की होती है ग्रोस सैलरी, यानी कि एक साल की 24,000 25,000 यूरो से स्टार्ट होती है, बल्कि किसी किसी शोबे में 30,000 यूरो भी आपको एक साल की सैलरी मिलती है। वो डिपेंडिंग अपॉन आपका शोबा कौन सा है, आपने किस में हाउस बिल्डिंग की है, और इसमें ये भी फैक्टर होता है कि आपने किस सिटी में जॉब की है। उसके बाद हाउस बिल्डिंग के बाद ना जर्मनी में ये है कि आप किस स्टेट में रहते हैं, उसके किस सिटी में रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप म्यूनिख में हैं या आप हैम्बर्ग में हैं या फ्रैंकफर्ट में है तो पॉसिबल है कि आपको वहाँ पे सैलरी ज़्यादा मिलेगी। लेकिन अगर आप किसी छोटे सिटी में है, फॉर एग्जांपल येना वगैरह में है, कासल में है या और कोई दूसरा सिटी है छोटा, तो वहाँ पे आपको सैलरी रिलेटिवली कम मिलेगी। इस पे ये भी डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी जॉब किस कंपनी में हुई है। बड़ी कुछ कंपनीज में सैलरी आपको ज़्यादा मिल सकती है उसी हाउस बिल्डिंग के बाद, और कुछ कंपनीज में आपको सैलरी कम मिल सकती है। और फिर जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती है। इस पे एक मैंने वैसे इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक या मैं लेफ्ट या राइट पर आपसे शेयर करूंगा, वो आप लाजमी देखिएगा। उस पर मैंने एक्सप्लेन किया था कि आपको कौन सी हाउस बिल्डिंग करनी चाहिए, कि एक तो हाउस बिल्डिंग के दौरान आपको पैसे कितने मिलते हैं वो कैसे ज़्यादा हो सकते हैं, और दूसरा ऐसी कौन सी हाउस बिल्डिंग है जिसमें आप बाद में जब जॉब करते हैं या अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं तो फिर पैसे कमाने के चांसेस कितने ज़्यादा होते हैं, वो आप लाजमी देखिएगा, उससे आपको पता लगेगा। तो इन जनरल ये है कि भी जब आपको 2000 यूरो या 2200 यूरो मिलेंगे तो वो टैक्स कटने के बाद आपको फ़र्ज़ करें 1600-1700 यूरो आएंगे महीने के आपकी पॉकेट में। अगर आप सिंगल बंदे हैं तो आप देख लें आपका खर्चा कितना है, पैसे कितने कमाने हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो सिंगल है यहाँ पे, क्योंकि उनकी फैमिलीज पाकिस्तान में है। हाउस बिल्डिंग के बाद जब वो जॉब स्टार्ट करते हैं तो तकरीबन महीने के 400-500 यूरो बचा लेते हैं। वैसे वो कोई कोशिश करके ज़्यादा भी बचा लेता है, कोई कम बचाता है, डिपेंडिंग अपॉन हर किसी का लाइफस्टाइल कैसा है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कोई बंदा 500 यूरो बचा रहा है तो वो तकरीबन महीने के 1.5 लाख रुपए बन जाते हैं। तो 1.5 लाख रुपए अगर पाकिस्तान बंदा किसी को सेंड कर देता है तो वो एक अच्छी खासी हेल्प हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान में रह के 1.5 लाख रुपए की नौकरी लेना किसी छोटी मोटी जॉब पे वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। बल्कि अब तो मैंने सुना है बैचलर्स जो इंजीनियरिंग लोगों ने की होती है, डॉक्टर्स को भी इतनी सैलरी नहीं मिलती, इंजीनियर्स को नहीं मिलती, तो जो आम मैकेनिक वगैरह हैं तो उनको बेचारों को कहाँ पे 1.5 लाख सैलरी मिलनी है। उस हवाले से ये रिलेटिवली बेहतर है। लेकिन जर्मनी में भी चूँकि कंपटीशन ज़्यादा होता जा रहा है, चीज़ें थोड़ी वक्त के साथ साथ चेंज हो रही हैं, तो इस बारे में भी आपने गौर करना है कि भाई आप फैमिली को कितनी देर सपोर्ट कर सकते हो। अगर आपने फैमिली पाकिस्तान से यहाँ जर्मनी में बुलानी है तो वो क्या प्रोसेस होगा, उसमें फिर आपकी क्या कंडीशंस हैं, ये सारा एक दूसरा टॉपिक है, उस पर फिर कभी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इन जनरल ये है जी कि हाँ आप पैसे कमाना स्टार्ट कर लेते हो और आपकी बचत थोड़ी बहुत स्टार्ट हो जाती है। उससे अगला सवाल ये है कि हम लोग हाउस बिल्डिंग करने के बाद किसी दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल USA वगैरह में या ऑस्ट्रेलिया में। तो देखो हाउस बिल्डिंग अगर आपने जर्मनी में की है, जर्मन ज़बान में की है, एक सर्टिफिकेट तो आपके पास है जी कि आपने ट्रेनिंग की है, वोकेशनल ट्रेनिंग है, आपके पास कोई स्किल है, वो क्वाइट पॉसिबल किसी दूसरी कंट्री में एक्सेप्टेबल तो होती होगी, लेकिन उसकी बेसिस पे आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। वीज़ा आपको मिलेगा अगर आपको किसी दूसरी कंट्री में जॉब मिली है तब। अदरवाइज़ क्या होता है कि लोग जर्मनी में रह कर अपनी PR ले लेते हैं, परमानेंट रेजिडेंसी ले लेती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जर्मनी का पासपोर्ट है तो फिर चूंकि उस पर तकरीबन 180 मुल्क ऐसे हैं जिसमें आप विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हो, तो आप किसी भी दूसरे मुल्क में जाओ, वहाँ जाके जॉब स्टार्ट कर लो और जब जॉब मिल जाएगी तो फिर आप वहाँ पे परमानेंट सेटल हो सकते हो। तो ये एक तरीका है
कि आप अपने PR लें या अपना पासपोर्ट लें पहले जर्मनी का और उसके बाद किसी दूसरे मुल्क में जाकर शिफ्ट हों, क्योंकि डायरेक्ट आउसबिल्डिंग की बेसिस पे आपको वीज़ा मिल जाए ये वैसे मुमकिन नहीं है, मेरे ख्याल नहीं होगा। लेकिन अगर आपको जॉब मिल जाती है तो फिर तो जारी बात आप जा सकते हो। और जो अगला सवाल है वो भी इसी से बिलोंगिंग है, अगर हमने आउसबिल्डिंग कर ली है तो हमारी PR का क्या स्टेटस होता है, PR कितनी देर में मिलती है, या पासपोर्ट का क्या स्टेटस होता है। इसका एक सिंपल सा रूल है कि PR के लिए आपने आउसबिल्डिंग 3 साल की है, उसके बाद 2 साल कम से कम आपने नौकरी की है यहाँ पे जर्मनी में, और अपने जो ड्यू टैक्सेस हैं वो पे किए हुए हैं। ख़ास तौर पे जो पेंशन इंश्योरेंस होती है उसको जो रेंटिफिकेशन बोलते हैं जर्मन ज़बान में ना, अब तो आप वैसे B1 कर लिया होगा, आपको तो पता होगा, उससे रेंटिफिकेशन बोलते हैं। अगर आपने कम से कम 2 साल यानी कि 24 महीने वो पे किए हुए हैं रेंटिफिकेशन, तो फिर आप एलिजिबल हो परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करने के लिए, कंडीशनली कि आपके पास एक्टिव जॉब है, यानी कि आपकी जॉब ख़त्म नहीं हुई 24 महीने आपने टैक्सेस पे कर दिए हुए हैं और B1 का सर्टिफिकेट तो आपके पास ऑलरेडी है, तभी तो आपको आउसबिल्डिंग मिली थी, तो फिर आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये तकरीबन आपको 5 साल का स्टे हो जाएगा जर्मनी में। और जो जर्मनी में नया लॉ बना है कि 5 साल बाद आपको वैसे ही सिटीजनशिप मिल सकती है। जर्मनी में आपका 5 साल का लीगल स्टे है तो आप जर्मनी के पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो फिर मेरा कहना ये है कि आपने परमानेंट रेजिडेंसी के लिए क्यों अप्लाई करना है, आप डायरेक्ट पासपोर्ट के लिए अप्लाई करो। पासपोर्ट के मतलब भी मैंने एक डिटेल इन्फॉर्मेशन बनाई हुई है, बड़ी मुख्तसर सी 5-7-8 मिनट की, वो आप लाजमी देखिएगा, उस पर सारा प्रोसेस एक्सप्लेन किया हुआ है जी आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कैसे होगा। आपने चाहे आउसबिल्डिंग की है, आपका स्टूडेंट स्टेटस था या वैसे आप प्रोफेशनल थे, वर्किंग प्रोफेशनल, आपका 5 साल का जर्मनी में लीगल स्टे है और जो दूसरी रिक्वायरमेंट्स है उस वीडियो में मेंशन है, अगर आपने वो मुकम्मल की हैं तो फिर आप डायरेक्ट पासपोर्ट के लिए, नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो वो वीडियो भी लाजमी चेक कीजिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट सवाल है कि जो आउसबिल्डिंग का टैक्स है वो कैसे फ़र्क है जो इंटर्नशिप हो रही होती है या फुल टाइम जॉब है। तो यार आउसबिल्डिंग का टैक्स रिलेटिवली कम होता है, बल्कि आउसबिल्डिंग पे जो इनकम टैक्स होता है वो नॉर्मली नहीं देना होता। सिर्फ आपने जो डिफरेंट कंट्रीब्यूशंस हैं, सोशल कंट्रीब्यूशंस, जिसमें क्रांकनफर्जिशुंग है, आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस है, फ्लेगफर्जिशुंग आती है, रेंटफर्जिशुंग है, ये 2-4 चीज़ें पे करनी होती हैं। इनकम टैक्स नॉर्मली नहीं होता। जो इंटर्नशिप होती है, फ़र्ज़ करें आपकी इंटर्नशिप ऐसी होगी है जो आपको महीने के 1000 यूरो या 1200 यूरो या 1500 यूरो भी अगर आपको दे रही है, तो अगर तो वो इंटर्नशिप है वो आपकी स्टडी का पार्ट है, मैंडेटरी पार्ट है, यानी कि वो करना लाजमी थी, उसके बगैर आपकी डिग्री मुकम्मल नहीं होती, तो उस केस में जितने भी इंटर्नशिप के पैसे थे, फ़र्ज़ करें 1500 यूरो थे, वो सारे के सारे आपको मिलेंगे। उस पर 1 रुपया भी नहीं कटेगा, 1 यूरो भी नहीं कटेगा, सारे के सारे 1500 यूरो आपकी जेब में आएंगे। लेकिन अगर वो आउसबिल्डिंग आपकी मैंडेटरी नहीं थी, आपकी डिग्री का पार्ट नहीं थी, तो फिर उस पर सोशल कंट्रीब्यूशंस भी करते हैं और इनकम टैक्स भी करता है। जर्मनी में एक ना कैटेगरी होती है, उसको फ्राई बेत्राग बोलते हैं, इनकम टैक्स फ्री इनकम। वो होती है तकरीबन 11,600 यूरो है मेरा ख्याल है 2024 से, कि अगर आपने एक साल में 11,600 के करीब पैसे कमाए हैं, यूरो कमाए हैं, तो फिर आपको उसके ऊपर कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना, सिर्फ जो सोशल कंट्रीब्यूशन है डिफरेंट वो देने हैं। लेकिन अगर आपने उससे ज़्यादा पैसे कमाए हैं तो फिर आप पे टैक्स अप्लाई होता है। तो ये तो जॉब के केस में है, फुल टाइम जॉब के केस में, स्टूडेंट जॉब के केस में भी यही रूल है। इंटर्नशिप के केस में भी यही रूल है, अगर आपकी इंटर्नशिप मैंडेटरी नहीं है, यानी कि वो आपकी डिग्री का पार्ट नहीं थी। आउसबिल्डिंग इसमें शामिल नहीं है। आउसबिल्डिंग के केस में ये होता है कि आपने इनकम टैक्स नहीं देना होता, सिर्फ आपने सोशल कंट्रीब्यूशन देने होते हैं। अगर बेशक आपकी जो सैलरी है वो 11,600 यूरो से ज़्यादा हो भी जाए, लेकिन इसमें कुछ स्टेट्स ऐसी हैं उनके थोड़े रूल डिफरेंट हैं। किसी स्टेट में इनकम टैक्स देना पड़ सकता है लेकिन मेजॉरिटी में नहीं देना होता। ये अभी तक की मेरी इन्फॉर्मेशन है। मेरी तरफ से टिप ये, कोशिश करें B1 की बजाय B2 करें, क्योंकि जितना कंपटीशन ज़्यादा से ज़्यादा होता जा रहा है, वक्त के साथ साथ एप्लीकेशन ज़्यादा होती जा रही हैं। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में एक में कि सिर्फ 1 से 1.5 साल में यूक्रेन से तकरीबन 10 लाख 12 लाख लोग आए हैं और बहुत सारे लोग अब इंटर्नशिप्स कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आउसबिल्डिंग कर रहे हैं। इसके अलावा सीरिया वगैरह से या और बहुत सारे दूसरे कंट्रीज से यहाँ पे असाइलम सीकर्स बहुत ज़्यादा हैं। जितने भी असाइलम सीकर यहाँ पर आते हैं ना, वो चाहे लीगल आएँ या इलीगल आएँ, उन सभी को फिर गवर्नमेंट हाउसबिल्डिंग में ही डालती है, क्योंकि उनको फिर बताती है जी कि लैंग्वेज स्टार्ट करो, लैंग्वेज सीखो, उसके बाद हाउसबिल्डिंग करो। वैसे ये जर्मन कंट्री है, इनकी अच्छाई है कि लोगों को काम पे लगाते हैं जी कि काम करना स्टार्ट करो और पैसे कमाना स्टार्ट करो। तो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होता जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद, कंपटीशन के बावजूद भी पोजीशंस बहुत ज़्यादा वेकेंट हैं। आप लोग अप्लाई ज़रूर करें, अपनी लक को ट्राई करें।
और अपने प्रोफाइल को अच्छे से अच्छा करें। ख़ास तौर पे जो जर्मन लैंग्वेज स्किल्स हैं उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से स्टडी करें और ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखें। और जो रही बात टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा आपकी आसानी के लिए। आप वहाँ पे उसके साथ खेलते रहना। उसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं जी कि आपके बच्चे हैं या नहीं हैं, अगर बच्चे हैं तो वो जर्मनी में रजिस्टर हैं या नहीं। आप एक और टिप आपको बताता हूँ यहाँ पे, अगर आप मुस्लिम हैं या अगर आप क्रिश्चियन नहीं हैं तो ये आपने अपने एम्प्लॉयर को बताना होता है जी कि मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ, ताकि आपको जो किर्चनस्टोयर जो होता है यानी कि चर्च टैक्स है वो नहीं पे करना पड़े। ये आपने लाजमी मेंशन करना है, लाजमी बताना है। ठीक है जी, ये आप सभी के सवाल थे जो मोस्टली आस्क क्वेश्चन मैंने ऑब्जर्व किए कि जी सारे के सारे सवाल इसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, तो मैंने इस पर वीडियो बनाई और आपसे शेयर की। आई होप कि इन सभी चीज़ों से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर फिर भी आपके सवाल हैं तो दोबारा लिखो, मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा और कोशिश करूंगा जो बेस्ट नॉलेज है, जो बेस्ट इन्फॉर्मेशन वो आपसे शेयर करूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। दोबारा नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।